जानेंगे, हम हक से जानेंगे। आरटीआई जब से लागू हुआ है, आरटीआई का नारा। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जानने का हक। आयोग में जीत लेकिन अदालत में हार। जी हां, जानने का हक में आज हम एक बहुत संवेदनशील और कह सकते हैं कि जो लोग सूचना के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लोग पारदर्शिता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए एक बहुत संवेदनशील और थोड़ा सा उनको निराश करने वाला जो है एक मुद्दा आज हम उठाना चाहते हैं। और वो मुद्दा महाराष्ट्र से हमारे सामने आया। मुद्दा ये है कि महाराष्ट्र में एक आरटीआई लगी, जिससे एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया। वो आंकड़ा ये कि जो सूचना आयोग, जो महाराष्ट्र सूचना आयोग है महाराष्ट्र का, उसने तमाम जो फैसले सुनाए, जो उसने फाइनल वर्डिक्ट दी, अदालतों में जाकर उनमें से सभी, लगभग सभी, क्योंकि एक मामला ऐसा है, लेकिन एक मामला जिसमें जीत मिली, लेकिन उसके अलावा जो लगभग सभी मामले थे उनमें अदालतों में जो सूचना मांगने वाले थे, जो आयोग का फैसला था उसके उलट हो गया फैसला। यानी कि आयोग में जीत मिली, लेकिन जब कोर्ट में जाते हैं तो हार मिली। और हालांकि आंकड़े उपलब्ध नहीं है, लेकिन माना यह जा रहा है कि देश की अन्य राज्यों में भी कुछ इसी तरह की स्थिति है। अगर ऐसा है तो क्यों है ऐसा, और दरअसल अगर इसको रोकना है तो क्या कुछ किया जाना चाहिए, इसी पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ जो लोग स्टूडियो में गेस्ट के रूप में जुड़ेंगे, इस पर चर्चा करने लगे, उनसे एक एक करके परिचय मैं करवाता हूं। हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में दो मेहमान हैं। हमारे साथ अंजलि भारद्वाज जी हैं, देश की जाने मानी आरटीआई एक्टिविस्ट। अंजलि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ एमएल शर्मा जी हैं। एमएल शर्मा जी देश के पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त रह चुके हैं और इनके भी कई फैसले अदालतों में चुनौती दी गई होगी, बात करेंगे तो पता चलेगा कि इनके फैसलों पर क्या हुआ। और मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं शैलेश गांधी जी। शैलेश गांधी जी पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं और आजकल आरटीआई एक्टिविस्ट की तरह से काम कर रहे हैं, तो दोनों तरफ के इन्होंने चीज़ें देखी हुई हैं और कई मामले इन्होंने जो फैसले लिए शैलेश जी ने, उनको भी चुनौती दी गई और आज खुद एक पिटिशनर बनकर भी शैलेश जी कई मामले अदालतों में लेकर गए हैं। तो बहुत दिलचस्प पैनल रहेगा, लेकिन इससे पहले कि इस चर्चा को हम शुरू करें, एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि दरअसल महाराष्ट्र से जो रिपोर्ट आई है वो दरअसल क्या कहती है। देश में आरटीआई लगाकर सूचना मांगने वाले जिन लोगों को सूचनाएं नहीं मिलती, ऐसे तमाम लोगों के लिए उम्मीद की सबसे बड़ी और आखिरी किरण होते हैं केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग। हालांकि आयोगों में पेंडेंसी लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए वहां पहुंचने पर इंसाफ पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। ज्यादातर लोगों को आयोग पहुंचने पर इंसाफ मिलता भी है, लेकिन मामला यहीं तक नहीं रुकता, क्योंकि सूचना आयोगों के फैसलों को अदालतों में चुनौती दी जाने लगी है और यह चलन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पर दिक्कत सिर्फ इतनी ही नहीं है। ताज़ा खुलासा यह हुआ है कि सूचना आयोगों के ज्यादातर फैसले अदालतों में टिक नहीं पा रहे और आयोगों के फैसले अदालतों में पलटे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की कई डिवीजन बेंचेस ने यह ऑब्जर्वेशन बार बार दी है कि एक्स पार्टी स्टे ऑर्डर और एडजॉर्नमेंट की जो कल्चर है, इसने हमारी न्याय व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर रखा है। और यही हाल सीआईसी के वर्डिक्ट्स को जो पब्लिक अथॉरिटी चैलेंज करते हैं उनका है। महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग ने खुद आरटीआई के जवाब में माना है कि राज्य सूचना आयोग का कोर्ट रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। पिछले 10 सालों में राज्य सूचना आयोग के 84 फैसलों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मुंबई महानगर पालिका, गृह विभाग, मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, रिलायंस एनर्जी, पुलिस विभाग, माध्यमिक बोर्ड और खुद हाई कोर्ट ने आगे बढ़कर सूचना आयोग के दिए फैसलों को चुनौती दी है। और सूचना आयोगों के फैसलों को जब कभी अदालतों में चुनौती दी गई है तो अदालतों ने आयोग के फैसलों के खिलाफ ही निर्णय सुनाए हैं। आरटीआई कार्यकर्ताओं का मानना है कि आयोगों को अच्छे वकील मुहैया न कराने की वजह से अदालतों में मामले खारिज हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इन मामलों में से कई इंटरेस्टिंग मामले हैं जो जनहित से जुड़े हुए हैं, जो जनता के हित से जुड़े हुए हैं, मगर सूचना आयोग ने इस पर ध्यान नहीं देने से इन मामलों की जो गंभीरता भी कम हुई है और हर बार चुनाव जो राज्य सूचना आयोग है वो कोर्ट में उस मामलों में
जो सफलता हासिल करनी चाहिए वो हासिल नहीं कर पाता है। कोर्ट में चुनौती देने वाले ये आंकड़े सिर्फ महाराष्ट्र के हैं, लेकिन जो देश भर से संकेत मिल रहे हैं उससे ये लगता है कि महाराष्ट्र की कहानी देश भर में दोहराई जा रही है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इस मामले की गहराई से अध्ययन किया जाए और यदि इसमें कुछ कानूनी कमजोरियां हैं तो उसे दुरुस्त किया जाए, वरना आरटीआई एक्टिविस्टों के हौसले पस्त हो जाएंगे। तो ये हमारी रिपोर्ट थी। एमएल शर्मा जी, ऐसा क्या हो रहा है महाराष्ट्र में कि भाई आयोग में आप जीत जाते हैं, आपके पक्ष में फैसला होता है, अदालत में आपके विरोध में फैसला हो जाता है? सबसे पहले तो हमें ये मानना पड़ेगा कि हाई कोर्ट सुपीरियर अथॉरिटी है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। और हमें ये भी मानना पड़ेगा कि हाई कोर्ट के जजेस का कानूनी ज्ञान कमीशन के जो कमिश्नर्स हैं उनसे ज़्यादा होगा। जी। नहीं भी है तो भी हमें ये मानना पड़ेगा कि हाई कोर्ट एक सुपीरियर जुडिशियल अथॉरिटी है। तो अगर डिसीजंस रिवर्स हुए तो उसमें कोई ना कोई खामियां हैं। अब खामियां ये क्या हो सकती हैं? बेसिकली लॉ के पॉइंट पे ही डिसीजंस रिवर्स हुए होंगे, ऐसा मैं अनुमान लगाता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन कमिश्नर्स ने डिसीजन दिए हैं उन्होंने या तो लॉ को पूरी तरह से समझा नहीं है, क्योंकि मैं ये कहने को तैयार नहीं हूं कि कमिश्नर्स ने लॉ को अच्छी तरह समझा और हाई कोर्ट ने गलत तरीके से समझा। मैं इस कहने की स्थिति में नहीं हूं और वो कहना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। तो मैं यही कहूंगा कि वो फैक्ट्स पे तो कोई केस उल्टा होता नहीं है, लॉ पॉइंट पे उल्टा हुआ होगा। कमीशन ने कहा होगा कि ये सूचना दे दो और उसने हाई कोर्ट ने कहा होगा कि नहीं, ऐसा सूचना देने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि कानूनी ज्ञान की कमी को परिलक्षित करता है ये फिनोमेना। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कही। आप ये कहना चाह रहे हैं कि दरअसल महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग में जो आयुक्त होंगे उन्होंने जो फैसले दिए, जो पलट गए उनके फैसले, उसमें कहीं ना कहीं कानूनी रूप से कुछ कमजोरी रही होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर आपका अनुमान है। शैलेश जी, आप सहमत हैं एमएल शर्मा जी की इस बात से कि दरअसल कहीं ना कहीं कानूनी कमी जरूर रही होगी, ऐसा अनुमान है, तभी इस तरह से फैसला पलटा गया? आपको बता दूं कि ये जो आंकड़े दिए जा रहे हैं उसमें कईयों में स्टे है, मतलब उलट नहीं हुआ है। हकीकत में ये आंकड़े देश भर में कोई कमीशन के पास नहीं है। नहीं, मैं शैलेश जी, उसके आगे मैं शैलेश जी आपको रोक जी मैं आपको आवाज आ रहा हूं, लेकिन मैं आपको जो आंकड़े जो आरटीआई से सामने आया, अनिल गलगली साहब जो महाराष्ट्र के आरटीआई एक्टिविस्ट है, उन्होंने आरटीआई लगाई थी, तब उसमें ये जवाब आया कि बीते 10 सालों में करीब 83 केसेस ऐसे हैं जिनको जो है चुनौती दी गई। उनमें से एक फैसला जो है स्टैंड किया, बाकी 13 में अभी भी सुनवाई चल रही है और 70 फैसले 69 फैसले करीब ऐसे हैं, 69 फैसले जो कि हार गए। ये आरटीआई से महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग ने दिया जवाब। मैं आपको दूसरी एक बात बता दूं कि करीब कोई सूचना आयोग इसको फॉलो नहीं करता है केस कोर्ट्स में। और इसमें भी बहुत विपत्ति यह है कि जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट कहता है कि कमीशन को एक पार्टी बनाना चाहिए, कमीशन हकीकत में हाजिर होता नहीं है वहां पे। दिल्ली हाई कोर्ट कहती है कि कमीशन तो आ ही नहीं सकता है। जी। सुप्रीम कोर्ट में दोनों तरह के फैसले दिए हैं, कभी कमीशन को पार्टी माना गया है और एक केस में जब कमीशन पार्टी बन के गई सुप्रीम कोर्ट में तो कमीशन को 1 लाख रुपए की जपत लगा दी गई, बिल्कुल जुर्माना लगाया गया। तो अच्छा, दूसरी एक बात आपको बता दूं, जैसे मेरे मित्र शर्मा जी ने कहा सिर्फ रिट जुरिस्डिक्शन में कोर्ट जा सकते। मैंने काफी क्लोजली देखा है, मुझे लगता है काफी केसेस रिट जुरिस्डिक्शन में आते ही नहीं है। वो अपील्स हैं जिसको रिट जुरिस्डिक्शन बोल दिया जाता है और वही चल रहे हैं। मेरे ख्याल से कोर्ट्स को इसको सोचना चाहिए कि ये सचमुच रिट जुरिस्डिक्शन के केसेस हैं या अपील केसेस हैं। जी। सिर्फ रिट ऊपर लिख देने से वो रिट नहीं बनते हैं। बिजली जी, आप इस पर क्या सोचते हैं कुल मिला, क्योंकि बहुत से एक्टिविस्ट कहते हैं, शर्मा जी का एक अपना अनुमान था, लेकिन बहुत से एक्टिविस्टों का ऐसा मानना है कि भाई शायद इसमें जो है वकील बहुत अच्छे नहीं हो पाते, इस वजह से जो है केस हार दिए जाते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि एक परिप्रेक्ष्य में इसको देखने की ज़रूरत है। ये तो बिल्कुल सही है ही बात कि इस तरीके के आंकड़े बहुत ही अचंभित कर देने वाले हैं, लेकिन अगर हम इसे देखें कि सूचना के अधिकार का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इस देश में कौन कर रहा है, वो है सबसे अत्यंत गरीब और
वल्नरेबल तबका हमारे देश का इस कानून का इस्तेमाल कर रहा है। राशन नहीं मिल रहा, पेंशन नहीं मिल रही है, बिल्कुल बुनियादी ज़रूरतें जिनको चाहिए हैं वो इसका इस्तेमाल करके जब सूचना नहीं मिलती है तो आयोग तक बहुत मुश्किल से पहुंचते हैं। अगर हम कानून को देखें तो कानून में बहुत ही एक अच्छी कल्पना की गई है आयोगों की, जहां पर कि वो एक तरह से पीपल फ्रेंडली हैं। लोगों को अपने साथ लॉयर ले जाए बगैर वो अपने केस वहां पे ले जा सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं और अच्छे उनको फैसले भी मिलते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि किस तरीके से पब्लिक अथॉरिटीज़ का रवैया रहा है, जब ऑर्डर आता है पेनल्टी का, जब मामला आता है कॉम्पनसेशन का, या जहां पर कि सिटीजन के लिए के पक्ष में एक ऑर्डर दिया जाता है कमिश्नर द्वारा, तो तुरंत उसको एक्सचेकर के पैसे पे पब्लिक अथॉरिटी चैलेंज करती है कोर्ट में। बिल्कुल। अब अगर मैं आपको केस बताऊं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, उनमें से कुछ ही का जिक्र हो सकता है यहाँ पर। सुमित्रा देवी हैं, बहुत वृद्ध हैं, उनको पेंशन नहीं मिली पिछले 3 साल से, जो हमने स्टोरी भी दिखाई थी जानने का। बिल्कुल। और उसके अंदर जब उनको सही फैसला सुनाया गया कि सूचना उन्होंने मांगी कि मेरा क्यों काटा गया, मुझे आप मेरे दस्तावेज दिखाइए, क्या कमी थी बता दीजिए, तो कमिश्नर ने बिल्कुल बाकायदा कहा कि सूचना तो मिलनी चाहिए। उनको मुआवजा भी दिया गया, उनको हर्जाना भी दिया गया, लेकिन उनका केस पब्लिक अथॉरिटी ने ले जाकर चैलेंज कर दिया। अब सुमित्रा देवी के पास बिल्कुल भी साधन नहीं है वो बड़ा वकील करके नहीं लड़ सकती। वकील करके लड़ सके, और वो अपने बिल्कुल सीमित साधनों से बड़ी मुश्किल से जी पा रही हैं। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो पब्लिक अथॉरिटी है वो क्योंकि सरकारी पैसा है उस पर वकील हैं, सबसे अच्छे वकील सामने आते हैं, वहां पर वो कोई केस जो सिटीजन है उसका बनता ही नहीं। बिल्कुल भी अचंभा नहीं है कि ऐसे केसेस के अंदर फिर जो इस तरीके से पलट जाती है बात, वो हो रही है। क्योंकि बड़ा जो हमारे पूरा डिस्कशन था उसमें एक बड़ा एक दिलचस्प मोड़ आ गया, जिसका कोई सहारा नहीं है, जो पेंशन के लिए लड़ रहा है, वो वहां वकील कहां खड़ा करेगा? एक पब्लिक अथॉरिटी के वकील के सामने, एक हाई पेड वकील के सामने जब अपना वकील ही नहीं खड़ा कर पाएंगे सुमित्रा देवी जैसे लोग, तो फिर केस तो उनको हारना ही हारना है। नहीं, इसको मैं थोड़ा सा अलग से देखना चाहता हूँ। 3 बातें कहनी हैं। एक तो अभी शैलेश जी ने ये कहा कि कमीशंस को पार्टी नहीं बनाया जाता है। मूलतः कमीशन एक ट्राइब्यूनल है। हाई कोर्ट का फैसला जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है, हाई कोर्ट पार्टी नहीं बनती है। सेशंस कोर्ट का जब फैसला हाई कोर्ट के सामने आता है, वो पार्टी नहीं बनती है। तो कमीशन तो कभी पार्टी बन ही नहीं सकता, बनना नहीं चाहिए। अब सवाल ये रहा कि जब कमीशन पार्टी नहीं बना तो कमीशन के जजमेंट के लिए लड़ने वाला कौन है? अगर जिस पार्टी ने अपील कमीशन के सामने लगाई और अपील जीती, उसमें अगर पैसा खर्च करने का दम है या वैसे वो केस को फॉलो करना चाहता तो अपना वकील खड़ा करेगा, लेकिन अगर वो पैसा नहीं है उसके पास या वकील अच्छा खड़ा नहीं करना चाहता है तो फिर वो सारी कार्रवाई एक तरफा हो जाएगी। लेकिन इस एक तरफा कार्रवाई में भी हाई कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि जो कमीशन ने फैसला किया है उसमें लीगल सैंक्टिटी है या नहीं है, उसमें पूरा लीगैलिटी है या नहीं है। तो अगर उस पार्टी ने अपना वकील खड़ा नहीं किया है, आप जो बात कर रहे हैं तकनीकी तौर पे सही लगता है, लेकिन इस देश में असलियत ये है कि अगर आपके पास अच्छा वकील नहीं है तो आपको इंसाफ जो है वो मिलेगा नहीं। ये बात सही है, ये अदालतों की सच्चाई है। ये बात सही है, लेकिन अदालत में अगर पार्टी के पास वकील नहीं है तो अदालत जो है सत्य से तो दूर नहीं जा सकती है। अदालत को अपना माइंड लगाना पड़ेगा, एमिकस क्यूरी खड़ा करना पड़ेगा, अदालत को कुछ तो करना पड़ेगा। अदालत एक तरफ तो फैसला नहीं कर सकती है। अगर किसी केस में इंफॉर्मेशन सीकर की तरफ से कोई वकील खड़ा नहीं हुआ है तो अदालत को फिर एमिकस क्यूरी लगाना चाहिए, जिससे कि वो पूरे फैक्ट को, पूरी लीगल पोजीशन को सामने ले आए। तो ये जो आंकड़े आप बता रहे हैं ये बहुत डिस्टर्बिंग हैं। मैं ये चाहूंगा कि जिसने आपको ये सूचना दी है उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि वो सारे जजमेंट की कॉपी आपको भेजें, मैं उसको स्टडी करूंगा और स्टडी करने के बाद में ही मैं कह पाऊंगा कि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स में, वैसे मैं हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को चैलेंज नहीं करना चाहता हूं क्योंकि वो सुपीरियर कोर्ट है, लेकिन कम से कम नागरिक होने के नाते उन हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को देखने का तो मेरा हक है। आपने बहुत दिलचस्प बात कही और ये एक अच्छा बिंदु है कि कम से कम इसकी थॉरल स्टडी होनी चाहिए। मैं तैयार हूं कि कहां चूक हो रहे हैं। और एमएल शर्मा जी ने अपने ये बात हमसे कही और हमारी जिम्मेदारी है एमएल शर्मा जी, हम आपको भरोसा दिलाते हैं वो तमाम सारे जजमेंट केसेस हैं हम वो जजमेंट मंगाकर आपको जरूर देंगे ताकि लोगों को पता चल सके कि दरअसल हो क्या रहा है। लेकिन शैलेश जी, कुल मिलाकर
आप अब जो बहस है वो इस मोड़ पर है, क्योंकि आप दोनों तरफ हैं। आपने एक्टिविस्ट के तौर पे भी देखा है, आयुक्त के तौर पे भी देखा है, और अब भी आपके कई मामले जो है कोर्ट में। बड़ी बात यह कि आप कोर्ट में चले जाते हैं, लेकिन सवाल जो अंजलि जी ने उठाया सुमित्रा देवी के, वो एक बड़ा सवाल है। तो क्या अब हमें इस बहस को भी शुरू करना पड़ेगा कि भाई पब्लिक अथॉरिटीज जब चैलेंज करती हैं आयोग का फैसला, तो वहां पर पब्लिक अथॉरिटी पे जो अधिकारी है उनको कम से कम सरकारी पैसे पर वकील करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। मूल गलती कहीं और है। कानून में लिखा गया है कि इसके सामने अपील नहीं है, कमीशन के सामने। मेक्सिको की बात बताऊं, रिट जुरिसडिक्शन नॉर्मली फंडामेंटल राइट के लिए होता है, अपील के लिए नहीं होता है इस तरह के मैटर में जी। मेक्सिको की बात करूं तो मेक्सिको में पब्लिक अथॉरिटी का कोई केस कोर्ट नहीं सुनता है, सिर्फ नागरिक का केस सुनता है रिट जुरिसडिक्शन में, आरटीआई के तहत जब आता है वहां पे केस। तो जब तक ये रहेगा, अंजलि जी ने जैसे बताया, एवरेज जो होता है आरटीआई एप्लीकेंट वो नहीं खड़ा रह सकता है। मैं भी जब जाता हूं तो बड़ी कठिनाई से जाता हूं, इतना पैसा खर्च करना मेरे लिए संभव नहीं होता है। तो ये मेरे हिसाब से तो उसकी जड़ ये है कि कोर्ट्स को बहुत सोच समझ के रिट एक्सेप्ट करनी चाहिए, जो नहीं हो रहा है। सचमुच में ये अपील्स है ज्यादातर, मैं सब नहीं कह रहा हूं, मगर ज्यादातर ये अपील्स है। और अगर कोर्ट सुनती रहेगी तो सचमुच नागरिक कुछ नहीं कर पाएगा, बिकॉज नागरिक की ताकत नहीं है कि वो कोर्ट में जाके सालों साल तक अपने वकील को रख लें। और ये भी जाहिर बात है कि एक केस को 2, 4, 5, 10 साल लग सकते हैं। बिल्कुल, ये नागरिक को लड़ना असंभव है। बिल्कुल, यानी कि बड़े सवाल हमारे सामने हैं कि ये आखिर अगर इस तरह से होता रहा, अदालतों में मामले जाते रहे और पलटे ना पलटे एक बात है, पर एक सवाल ये भी है कि अदालतों में जाएंगे तो सूचना मांगने वाला फिर कहां जाएगा? क्योंकि जिसको सूचना चाहिए, अगर उसको पहले आयोग तक पहुंचने में और आयोग का डिसीजन आने में उसको करीब करीब 2, 4, 5 साल लगे, और उसके बाद अदालतों में जाने पर फिर उसे धक्के खाने पड़े, तो फिर जो हम पारदर्शी शासन की बात कर रहे हैं वो कहां है? ये एक बड़ा सवाल है। इस पर भी बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। Honey, what do you want for breakfast? बाबूजी नमस्ते, छोले का मस्ते, सास तुरे सास्ते, ब्रिज लाल के भटूरे, ब्रिज लाल के भटूरे। Mommy, Mommy, I'm really hungry. Now? मैडम जी क्लीन प्लेस। अरे बाबूजी नमस्ते, खाओ छोले सस्ते, साफ सुथरे मस्ते, ब्रिज लाल के भटूरे, ब्रिज लाल के भटूरे। मैडम जी नमस्ते, खाओ छोले सस्ते, साफ सुथरे मस्ते, ब्रिज लाल के भटूरे, ब्रिज लाल के भटूरे। भटूरे ब्रिज लाल के भटूरे, साफ सुथरे सस्ते, ब्रिज लाल के भटूरे, ब्रिज लाल के भटूरे, साफ सुथरे सस्ते, ब्रिज लाल के भटूरे। You try? Gloves, please. ब्रिज लाल के भटूरे, ब्रिज लाल के भटूरे। अरे मैडम जी याद रखिएगा, साफ सुथरे सस्ते, ब्रिज लाल के भटूरे, ब्रिज लाल के भटूरे। ब्रिज लाल के भटूरे। देखा दोस्तों, हम साफ सफाई रखते हैं यहाँ और उसकी गूंज सुनाई देती है। वाह! आइए देश का सर गर्व से ऊंचा रखें। अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव। सरपंच जी, काम कब मिलेगा? 1 महीना हो गया, रोजगार के लिए अर्जी दी थी, ये देखो रसीद, तारीख भी लिखी है। अरे भाई, जब काम शुरू होगा तो मिल जाएगा। काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ता तो दो सर जी। कैसा बेरोजगारी भत्ता? महात्मा गांधी नरेगा में मांगने पर 15 दिन में रोजगार मिलता है, वरना हर रोज मिलता है बेरोजगारी भत्ता। सच? हाँ माँ। आप बोलो सरपंच जी। मांगने पर 15 दिन में रोजगार, रोजगार नहीं तो हर रोज बेरोजगारी भत्ता। महात्मा गांधी नरेगा, आपका हक। दस्त क्या होता है माँ? बहुत बुरा, बल्कि जानलेवा। मुझे भी दस्त हो सकता है? कभी नहीं, हम तो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं ना। ढका हुआ खाना खाते हैं, साफ पानी पीते हैं, और तुम तो खुले में भी शौच नहीं जाती हो। हमने अपने घर में ही शौचालय बनवाया हुआ है। हमारी टुन्नी को दस्त? टुन्नी बिल्कुल सुरक्षित है, 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिएगी। साफ सफाई रखने से और अपने क्षेत्र की आशा दीदी से ORS घोल और 14 दिन तक जिंक की गोली लेने से दस्त से बचाव संभव है।
जानने का हक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक अहम मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। आयोग में जीत लेकिन अदालत में हार। महाराष्ट्र से जो एक सूचना आई है वो ये है कि आयोग के ज्यादातर फैसले, यानी सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग के ज्यादातर फैसले बीते 10 सालों में जो हैं वो अदालतों में जाकर पलट गए। और इसके कारण जो है, इन आंकड़ों के कारण, ये भी इन आंकड़ों में एक बड़ा दिलचस्प बात है कि बीते कुछ सालों में धीरे धीरे ये ट्रेंड भी बढ़ता जा रहा है कि आयोग के फैसलों को अदालतों में चुनौती दी जा रही है। शुरू में 1 या 2 फैसले साल भर में जाते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं एक साल में करीब 20, 22, 25 आयोग के जो निर्णय हैं उनको चुनौती दी जा रही है अदालतों में। क्योंकि आप लीगली भी जुड़े हुए हैं, ML शर्मा जी, आप कानून के प्रैक्टिस भी आजकल आप कर रहे हैं, तो इसलिए जो है एक बड़ी बात है, अदालतों में जाने के बाद जब मामले खिंचते हैं तो वो भी एक आरटीआई एक्टिविस्ट का एक तरह से हैरेसमेंट ही है। शैलेश जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अधिकांश मामलों में रिट बनती ही नहीं है, लेकिन रिट के रूप में एडमिट कर लिया जाता है। तो इसमें हाई कोर्ट्स, जो फर्स्ट रिट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट तो है ही, उनको थोड़ा सेलेक्टिव तरीके से और बड़ा केयरफुली रिट्स को एडमिट करना चाहिए। दूसरी बात जो आप उठा रहे हैं, एक बार रिट एडमिट हो गई तो नेसेसरीली हाई कोर्ट को कमीशन के ऑर्डर को स्टे करना पड़ेगा। स्टे अगर 2 महीने के लिए होता है, 3 महीने के लिए होता है, 4 महीने के लिए होता है तो बात समझ में आती है। लेकिन स्टे लगा के उसको 5 साल 7 साल खामोशी बस्ते में डाल दिया तो पूरा आरटीआई एक्ट ही खत्म हो जाता है जी। क्योंकि अगर आपको कोई सूचना मिली 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद और इतनी मेहनत करने के बाद, तो वो सूचना नहीं बची, वो तो हिस्ट्री बन गई, वो तो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन हो गई। तो उससे पूरे जो कानून है उसका जो पूरा उद्देश्य है वही समाप्त हो जाता है। तो उसमें 2 चीज़ें हैं। एक, जैसे शैलेश जी कह रहे थे कि रेट्स कम से कम दाखिल होनी चाहिए हाई कोर्ट्स में, और हाई कोर्ट्स को कम से कम एडमिट करना चाहिए, और एक बार एडमिट कर लिया तो उसका फैसला 2, 3, 4 महीने में कर देना चाहिए। अन्यथा पूरे कानून पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। कुछ जजमेंट हमने देखे हैं आरटीआई एक्ट में, इसमें 60 पेज, 70 पेज, 80 पेज के जजमेंट देते हैं। तो इतने लंबे जजमेंट लिखने की ना तो कोई कमीशन को ज़रूरत है और ना कोई हाई कोर्ट को ज़रूरत है, क्योंकि मेरे हिसाब से, मेरा अनुभव ये बताता है कि इश्यूज बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। आरटीआई में जाने वाले इश्यू बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं शैलेश जी आपसे एक आखिरी कमेंट लूंगा। शुरू में एक सवाल ML शर्मा जी ने उठाया था, उसको मैं आपके संदर्भ में जोड़ता हूं। आपने कुछ लोगों पर, जब आप केंद्रीय सूचना आयुक्त थे, आपने कई लोगों पर पेनल्टी लगाई, लेकिन जो पेनल्टी लगाने वाले बहुत से मामले थे आपके, उनको अदालतों में चुनौती दे दी गई। उसमें आप कैसे देखते हैं कुल मिला? क्या आपको लगता है उसमें कानूनी रूप से पेनल्टी लगाने पर जब चले जाते हैं वहां पर कुछ कमजोरियां होती, क्योंकि ऐसे कई फैसले पलटे भी गए अदालतों में, हमने देखा। मेरे हिसाब से पेनल्टी के मामले तो हकीकत में सिर्फ अपील है, और वो अपील को रिट के हिसाब से एक्सेप्ट करना मेरे हिसाब से सही नहीं है कानूनन। अब सवाल ये उठता है कि हाई कोर्ट है वो करता है, मेरे हिसाब से कोर्ट्स को ही इसके बारे में सोचना पड़ेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हम करते जाएं। जब कोई गरीब आदमी बेचारा जेल में बैठा है 2 साल से 5 साल से, उसके बारे में हम परवाह न करें और कहें दूसरी चीज को आगे ले जाओ, मुझे कहीं ठीक नहीं लगता है। मगर इसका सोल्यूशन एक ही है, सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना चाहिए हाई कोर्ट्सों की कि भाई ये रिट बहुत संभाल के तुम इसमें इंट्रोड्यूस करो, और रिट जब इंट्रोड्यूस करते हैं या रिट एक्सेप्ट करते हैं तो कारण देने चाहिए हाई कोर्ट को, हर हाई कोर्ट को, कि रिट कैसे बनता है, कम से कम वो तो किया जाए। पेनल्टीज के मामले तो डेफिनेटली अपील्स है, ये रिट्स हैं ही नहीं। तो मेरा बहुत खेद के साथ मैं कहता हूं, मुझे लग रहा है कि कोर्ट्स को जरा इसके बारे में सोचना चाहिए। तो जरूर सोचना चाहिए। अंजलि जी, आपका आखिरी कमेंट क्या है? मैं बिल्कुल सहमत हूं। जो अभी तक डिस्कशन हुआ, बहुत सारे केसेस हैं। दिल्ली में ही यदि हम देख लें, BSCS का मामला जो है इतने सालों से लंबित पड़ा है, उस पर स्टे लगा हुआ है। लोगों को ज़रूरी सूचना भी चाहिए है, क्या वो पब्लिक अथॉरिटी है नहीं है, यही प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, जबकि CIC का एक क्लियर जजमेंट था कि वो पब्लिक अथॉरिटी है BSCS। ऐसे मामलों में लोगों को सूचना नहीं मिलती। ऐसे से केसेस में तो आगे जो सूचना मांगना चाहते हैं उनको नहीं मिल सकती, क्योंकि ये नहीं स्पष्ट हो रहा कि कोई पब्लिक अथॉरिटी है भी कि नहीं है। केवल उन्हीं का केस नहीं है और लोगों को भी जस्टिस नहीं मिल रही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जो अभी पहले भी हमारी चर्चा हुई थी कि जो पब्लिक अथॉरिटीज़ फंडिंग कर रही हैं लॉयर्स की और तमाम जो भी जा रहे हैं वहाँ पर केसेस, उसमें यदि वो फंडिंग करना चाहे भी, पर एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि अगर केस हारे तब तो जो पब्लिक अथॉरिटी के PIO हैं उन्हीं को वो
बेयर करना चाहिए कॉस्ट, हाँ। क्योंकि वरना कोई डिसइंसेंटिव रहेगा ही नहीं। आज हम देख रहे हैं कि बाद में एक पेनल्टी का या कॉम्पनसेशन का एक ऑर्डर आता है, पहले कोर्ट में मामला पहुंच जाता है। हाल ही में 10 अंत्योदय कार्ड होल्डर्स का जब केस गया तो वहां पे पब्लिक अथॉरिटी ने हाई कोर्ट में ये प्ली किया कि हम मर्सी पिटिशन में आए हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप एक कॉम्पनसेशन ना दे, वरना ये कि चलन बन जाएगा कि कॉम्पनसेशन दिया जाए। और ऐसे में मुझे लगता है कि एक चीज जो मैं जरूर कहना चाहूंगी वो ये है कि सूचना का अधिकार कानून आने से पहले एक कोर्ट्स का रवैया था पूरा सूचना के अधिकार की तरफ, जो कि बहुत ही उसको बढ़ावा देने वाला था। और मुझे लगता है कि कानून भी जब आया उसमें एक कोर्ट्स का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन कानून आने के बाद हम देख रहे हैं कि दो तरह की समस्याएं हो रही हैं। एक तो कोर्ट्स खुद ही इस कानून में आने से कहीं संकोच कर रहे हैं, कतरा रहे हैं, और उसके बाद जिस तरह के ऑर्डर्स आ रहे हैं वो भी चिंताजनक हैं, जो कि लोगों को निराश कर देने वाले हैं। अगर हम देखें हाई कोर्ट्स में तो फिर भी बहुत अच्छे ऑर्डर्स भी आए हैं, कुछ खराब भी आते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो एक तरह से सूचना के अधिकार को कम, उसके दायरे को कर देने वाले ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, जो कि एक बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि कोर्ट्स की ओर आम नागरिक इसलिए देखता है कि जो हमारे अधिकार हैं उनका कैसे विस्तार हो, कैसे जो हमारे मूल अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं हम कैसे उनको प्राप्त कर पाए। तो इसके ऊपर कोर्ट्स सोचें, विचार करें, बहुत जरूरी है। बिल्कुल, सोच विचार सबको करना पड़ेगा, और जो सुझाव यहाँ पर आया उस पर जो है गंभीरता से विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। और मैं आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और एमएल शर्मा जी, हमने जैसा कहा, हम बिल्कुल इस बात की प्रयास करेंगे कि वो जो आरटीआई से सामने आया, जो अदालत के जो फैसले थे महाराष्ट्र सूचना आयोग के फैसलों के उलट, उनको हम लाने की कोशिश करेंगे। और हम चाहेंगे कि एमएल शर्मा उसको थॉरो स्टडी करें, ताकि देश की जनता को हम कम से कम जानने का कार्यक्रम के जरिए बताएं कि दरअसल ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। इसके तह तक जाने की कोशिश हमारी जरूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और शैलेश जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हम बात कर रहे थे इस हफ्ते के बड़े मुद्दे पर। इस बीच आरटीआई को लेकर के देश भर में जो कुछ होता रहा वो सभी समेट के लाए हमारे संवाददाता आरटीआई इस हफ्ते में। महाराष्ट्र में एक आरटीआई की अर्जी दर दर भटक रहा है, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस उसे भेजा जा रहा है, लेकिन उसका जवाब नहीं आ रहा है। दरअसल ये आरटीआई की अर्जी अजीत पवार से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, एनसीपी नेता अजीत पवार जब वो मंत्री थे उसी समय महाराष्ट्र में सिंचाई घोटाला हुआ था, और उसकी जांच एंटी करप्शन ब्यूरो कर रहा है। एंटी करप्शन में ब्यूरो में जब ये आरटीआई की अर्जी आई कि आखिर किस कानून के तहत अजीत पवार को पेशी से छुट्टी मिली हुई है, और दूसरा ये कि एंटी करप्शन ब्यूरो अब तक 4 बार अजीत पवार को पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन चारों बार वो उपलब्ध नहीं हुए हैं, तो आखिर किस कानून के तहत उन्हें पेशी से छुट्टी मिली हुई है। व्यापम में फॉर्म्स की जो बिक्री हुई है उसमें 4 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। आरटीआई से इस बात पर पता चला है कि 14 प्रवेश परीक्षाओं में जो फॉर्म की शुल्क ली गई है उसमें कुछ धांधली पाई गई है। ये जो फॉर्म्स बेचे गए थे वो व्यापम के काउंटर और बैंकों के जरिए बेचे गए थे। इस पूरे मामले में आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे ने आरटीआई लगाकर मामले का खुलासा किया है। पता चला है कि इसमें जो राज्य में सिर्फ एमसीए के लिए 187 फॉर्म्स बिके थे, जबकि संबंधित विभाग में सिर्फ 49 फॉर्म और उनकी फीस ही, उनकी जो राशि है वो जमा हो सकी थी। गौरतलब है कि व्यापम केस में सीबीआई इसकी जांच कर रही है और अब तक करीब 18 मामलों में उसमें एफआईआर दर्ज कर चुकी है। अजमेर राजस्थान का महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय आरटीआई का अखाड़ा बन गया है। जी हाँ, वहाँ व्याख्याताएँ और वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो एक दूसरे के खिलाफ तमाम आरटीआई डाल रहे हैं, खूब आरटीआई लगा रहे हैं। और 6 सालों में, जी हाँ, 2009 से अब तक इन 6 सालों में लगभग 2447 आरटीआई अब तक लग चुकी है। ऐसा सूत्र बताते हैं कि रंजिशन एक दूसरे के खिलाफ आरटीआई लगा रहे हैं, और अकेले 2015 में, जून 2015 में 208 आरटीआई लग चुकी है। आरटीआई की शुल्क की वसूली को लेकर, जो फीस की वसूली को लेकर आरटीआई के नियम को सहज बनाने के लिए केंद्र ने दी है सलाह। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और राज्यों के प्रबंधकों को केंद्र ने सलाह दिया है। कहा है कि जो आरटीआई की जो फीस है उसमें सहजता और एक रूपता लाई जाए।
वर्तमान में ये जो कानून है इसके तहत जो राज्य हैं देश भर के उसमें जो है आरटीआई के तहत जो फीस ली जाती है वो अलग अलग है। इसको देखते हुए केंद्र की जो ये सलाह है ये काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे पहले साल 2012 में जो डीओपीटी जो कार्मिक विभाग है उसने इस बारे में एक आदेश जारी किया था और कहा था कि एक अधिसूचना जारी करके इसके तहत ऐसा मामला देखा जाए और इस पर काम किया जाए, लेकिन अब तक ऐसा कोई ठोस कदम राज्यों ने न किसी संस्थान ने ऐसा उठाया नहीं है। तो ये था आरटीआई इस हफ्ते और इसी के साथ आज कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, कोई भी प्रतिक्रिया चाहें तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है जानने का, कमरा नंबर 226 दूरदर्शन भवन, टावर बी, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। फिलहाल इस हफ्ते इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।